अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी जो डिस्कशन है वो है आपके चैप्टर के बारे में जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम नर्वस और केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट आपका जो एमसीक्यू था वो ये था कि आपका जो कोई भी स्टिमुलाई होते हैं, ये एनी लिखा हुआ है, बाय मिस्टेकनली यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि आपका जो कोई भी स्टिमुलाई है, मतलब कोई भी आपको चीज़ बाहर से इफ़ेक्ट करी है, आपको कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, तो वो किस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मतलब किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है, मसल्स को या ग्लैंड्स को। तो दोनों चीज़ों को स्टिमुलाई इफ़ेक्ट कर सकता है। एट अ टाइम वन को करेगा, लेकिन वो दोनों को कर सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो वो आपके मसल्स को करेगा इफ़ेक्ट, ठीक है। और अगर मतलब आपका कोई इंटरनल स्टिमुलाई है तो अब वो आपके ग्लैंड्स को जो है इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ है कि आपकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मोटर न्यूरॉन में नहीं होती। तो मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जाता है, उसका लार्ज एक्सोन होता है क्योंकि उसने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है। देन उसके पास स्मॉल डेंड्रॉइड्स होते हैं, लेकिन उसके पास फाइबर वन नहीं होता, उसके पास मैनी फाइबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हायर होती है आउटसाइड देन द इनसाइड। तो 10 टाइम्स हायर होती है, आप जिसकी वजह से आपको जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। और जो पोटाशियम की होती है वो 20 टाइम्स होती है। नेक्स्ट है आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कितनी रिकॉर्ड की गई है आज तक। तो वो 120 मीटर पर सेकेंड है। वैसे जो नॉर्मल है या जो मैक्सिमम स्पीड बताई गई है, मतलब जो नॉर्मल वे में होती है हमारी, वो 100 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन सबसे हाईएस्ट आज तक जो रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर एक सिंगल न्यूरॉन है तो वो साइनेप्सिस कितने फाइबर्स के साथ बना सकता है, ठीक है। तो साइनेप्सिस दरअसल होता है कि एक स्पेस होती है, ठीक है, आप उसमें जितने मर्जी फाइबर्स को फिक्स कर सकते हैं। मतलब होते तो वो लिमिटेड है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉइड या एक न्यूरॉन के साथ साइनेप्सिस डेवलप होती है। ओके, आपके पास है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसमिशन इम्पल्स के लिए क्या रिलीज़ किया जाता है। तो आप सबको पता है कि केमिकल रिलीज़ किया जाता है कि जो कि होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूरो मॉड्यूलेटर, आप ये कह लें कि न्यूरोट्रांसमीटर को असिस्ट करते हैं ये, ठीक है, बट ये इम्पल्स की ट्रांसमिशन में जस्ट हेल्प करते हैं, लेकिन ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ नहीं किए जाते, वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन की बात हो रही है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, इनके दरमियान में क्या होता है, ठीक है। साइनेप्टिक नोब किस में प्रेजेंट होती है, प्री साइनेप्टिक में। आपको पता है साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, जो प्री साइनेप्टिक से वेसिकल्स बनते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जिनमें होता है। तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब जो स्पेस होती है प्री और पोस्ट के दरमियान, उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस डन विथ, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस होती है आपकी बुक में, इसमें ना ज़रा डिटेल नहीं लिखी हुई, होता है ये इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस में कि जो दोनों न्यूरॉन्स होते हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्टेड किस तरह से होते हैं, गैप चैनल्स की मदद से होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो गैप चैनल्स होते हैं ना वो दोनों की मेम्ब्रेन, जिस तरह साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक स्पेस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सॉरी केमिकल में, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ये होता है कि जो न्यूरॉन होता है वो दोनों आपस में, दोनों की मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट के साथ जुड़ी होती हैं, और उनके दरमियान जो मटेरियल पास आउट करते हैं ना थ्रू गैप चैनल्स पास आउट करता है, ठीक है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होते। जो आपके पास थायराइड का मैकेनिज्म होता है वो नेगेटिव फीडबैक क्यों होता है, क्योंकि लेट्स सपोज आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, क्या होता है कि जब स्ट्रेस या कोल्ड होती है, हम कोल्ड की एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड होती है
ठीक है, तो वो स्टिमुलस करती है थायराइड ग्लैंड को। ओके, देन वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होता है थायरोक्सिन। वो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में मैकेनिज़म्स को फास्ट करवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट अप प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और जो कोल्ड का हमारे पे इफ़ेक्ट हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद है कि फीडबैक मैकेनिज़्म में हमें एक एक्सेलरेटर और इनहिबिटर दोनों की ज़रूरत होती है। एक्सेलरेटर क्या होता है कि जो भी उस रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करता, ठीक है, और इनहिबिटर ये होता है कि जो भी उस रिस्पॉन्स को कम करता है। तो ज़ाहिर सी बात है, लेट्स सपोज अगर आपका एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, जब तक उसको रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी तब तक वो तो स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, अब मतलब कोल्ड बाहर ख़त्म हो गया। अब आपका जो हमने पीछे एग्जांपल ली है थायराइड की, आपकी कोल्ड तो बाहर ख़त्म हो गई, या आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस कोल्ड को बियर अप कर सकता है, आपका इतना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में वो जो मैकेनिज्म है ना हीट प्रोड्यूस होने का, वो तो हो ही जा रहा है। जब तक उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म नहीं होगा तब तक आपको हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एन एक्सीलरेटर एंड एन इनहिबिटर। ओके, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो स्टिमुलाई है, ठीक है, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, मे बी इंक्रीज़ हो, मे बी डिक्रीज़ हो। लेट्स सपोज मतलब इसमें ये है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है ना कि मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो वो ये कहता है सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ ज़्यादा होती है, ये भी हो सकता है अगर एक चीज़ बॉडी में कम हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में वो और कम होना शुरू है। मतलब एक रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारी बॉडी को कि आपकी बॉडी में ये चीज़ कम है, ठीक है, और उसके कम होने की वजह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज हों जो उसको मज़ीद कम करवाएं। ठीक है, सिर्फ इंक्रीज़ नहीं होता, डिक्रीज़ भी हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड तक जो भी न्यूरॉन जाता है वो कौन सी टाइप का होता है। तो आपको पता है किसी भी तरह का स्टिमुलाई हो उसको सेंस हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स ही करते हैं, तो इसलिए ये सेंसरी न्यूरॉन्स होगा। थर्मोरेगुलेटरी जो सेंटर होता है हमारी बॉडी में वो हाइपोथैलेमस होता है। बाकी जस्ट जिस तरह स्किन है वो जस्ट रिसीव करती है, रेगुलर नहीं करती हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट वी नो दैट, एंड it has many functions. Almost 80% of our brain functions is done through the cerebrum. So it is the most highly developed part of our brain. Next one is that कि जो आपकी प्राइमरी फंक्शन होता है माइलिन शीट का वो क्या होता है। वो होता है ये है कि जो नोड ऑफ रेनिवेयर होते हैं आपको पता है उससे क्या होता है कि आपके जो नर्व इम्पल्स हैं वो जंप करती है, ठीक है, तो वो जंप करने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और इसे अपरेंट हाइपोथैलेमस। ओके, अब एक चीज़ आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, अब आप ये कहो कि स्कल में से हमारी लाइट अंदर जा सकती है, नहीं। स्कल पे प्रेशर लग सकता है, नहीं। तो यहाँ किसी मैकेनो रिसेप्टर है तो भी नहीं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है केमिकल रह गया ब्रेन में प्रोड्यूस ही न्यूरो ट्रांसमीटर हो रहा है, केमिकल है एक वो, ठीक है ना, तो उसके रिसेप्टर हमेशा कीमो रिसेप्टर ही होंगे। नेक्स्ट ये है कि राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के बारे में क्या ट्रू नहीं है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो है
वह एक्सोन्स बना सकती है, डेंड्राइट्स बना सकती है, अपना मटेरियल बना सकती है। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट, मेन न्यूट्रिशनल पार्ट भी होता है वो, ठीक है। एक्सोप्लाज्म नहीं होता उसमें, क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म है वो आपको पता चल रहा है कि एक्सोन का मतलब एक्सोन का साइटोप्लाज्म, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और व्हाट इज़ द क्रूशियल रिले सेंटर अमंग द सेंसेस, द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। So here is the thalamus, because the limbic system is consist of thalamus, hypothalamus, amygdala. Okay, so here only the option correct is the thalamus, because others are not involved in the limbic system. Next one is about कि कौन सा ऐसा रिले सेंटर है, क्रूशियल रिले सेंटर, जो कि लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दरमियान जो है वो सेंसिस प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कनेक्शन प्रोड्यूस करवाता है, सेंसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। कनेक्शन प्रोड्यूस करवाता है, तो वो थैलेमस होता है जो कि कनेक्शन प्रोड्यूस करता है बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? थैलेमस। थैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, हाँ अलबत्ता ये है कि ये हेल्प कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है। इट जस्ट प्रोवाइड अ कनेक्शन, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ओके, यहाँ पे ये कहा गया है कि राइट और लेफ्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लार्ज बंडल ऑफ जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो उसके थ्रू ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से हेल्प कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज नर्व, ठीक है। तो ये सिंपल नर्व की डेफिनेशन है कि एक्सोन्स और डेंड्राइट्स के जो बंडल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स। ओके, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं वो जो भी हो, वो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, पिट्यूटरी में जाते हैं। वहाँ पर मोस्टली ये होते हैं कि जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और पिट्यूटरी में जाते हैं। देन पिट्यूटरी से आगे किसी ग्लैंड में जाते हैं जहाँ पे वर्क करना होता है। नेक्स्ट ये आपके पास के जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते किससे हैं। तो ये पिछले एमसीक्यूज़ को इन्होंने थोड़ा सा मतलब घुमा के पूछा हुआ है कि जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो निकलते पिट्यूटरी से हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस ये होती है कि जिसमें आपकी जो शुगर होती है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। अब दो तरह की डायबिटीज़ है, आगे आपका एक एमसीक्यूज आएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ठीक है। ये दो तरह की हमारे पास डायबिटीज़ होती हैं। जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो शुगर के इंक्रीज़ होने की वजह से होती है, और जो डायबिटीज़ इंस्पाइडस होती है वो आपके पास वाटर या आपका ब्लड वॉल्यूम या वाटर लेवल कम होने की वजह से जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको कहते हैं। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन की वजह से होती है, क्योंकि थायरॉक्सिन की अंडर सिक्रीशन की वजह से, मतलब शुगर से कोई लिंक नहीं है, ना थायरॉक्सिन का और ना ही एस्ट्रोजन का। डिफार्विज्म क्या होता है कि आपके पास एक डिजीज़ है जिसमें जो आपकी हाइट है ना, एक इंडिविजुअल की हाइट वो प्रॉपरली ग्रो अप नहीं कर पाता, मतलब बड़ा नहीं हो पाता। छोटे कद के लोग जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं ये, ठीक है। तो आपके पास जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, मतलब जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, इसका सेकंड नेम ग्रोथ हार्मोन भी होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ सही नहीं होती है। इंसुलिन हम आप पीछे पड़ चुके हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, शुगर पे इफेक्ट आता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन का भी हाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज दी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या करते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन्स हैं ये उसको प्रोड्यूस करें।
अगर एक पर्सन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पी रहा है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस होता है जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसकी सिक्रीशन कम होती है, ताकि क्या हो कि बॉडी का जो वाटर है वो मेंटेन रहे और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। तो प्रोजेस्टेरॉन फीमेल का जो आप ये कह लें कि सबसे मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है आपके पास कि फॉलिकल्स की ब्रेकडाउन के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो उससे प्रोड्यूस होता है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट वन है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज़ में भी बताया है कि ये सबसे मेन जो हार्मोन है, ठीक है, फीमेल्स का, वो प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं? थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन क्या हो सकता है। तो ये भी हार्मोन की डेफिनेशन ही है। हार्मोन स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड? ओके, सो टेस्टिस, ओवरी एंड पिट्यूटरी तीनों की तीनों क्या हैं? डक्टलेस ग्लैंड हैं, लेकिन सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो डक्टलेस नहीं है। डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स इज डन बाय ऑक्सीटॉक्सिन। मतलब कि आप ये समझ लें कि जो आपकी कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो कौन करवाता है? ऑक्सीटॉक्सिन करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेबी की बर्थ होती है। और डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स इज़ ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी है और इसकी कम सिक्रीशन होने की वजह से डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स होती है। और डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स होती क्या है ये मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि डेवलप करता है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को। तो एंड्रोजन ऐसा हार्मोन है जो कि मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशंस में कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, क्योंकि इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी को किसी भी शॉकिंग कंडीशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके हार्मोन्स का मोस्टली जो काम होता है ना वो हेल्प करता है इन फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन। नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो चेंजेस हैं, जो भी रिस्पॉन्सिव हैं, उनको रिसीव कर सकते हैं, उनको सेंस कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि जो वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो नर्व सेल्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों से मिलके जो भी हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। And here your test session is ended. Hope so you have no any question and no any doubt. If you have, then kindly ask it. I will sure that I will respond you. Thank you.